अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम पे बेस। लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर हम एनर्जी विद द हेल्प ऑफ फोटोन दे रहे हैं तो वो जो अलाउड एनर्जी गैप है सिर्फ उसी को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर मैं एनर्जी फोटोन के बगैर किसी और मोड से दे रहा हूं कि कोई और इलेक्ट्रॉन आके उसको स्ट्राइक करता है फिर एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो उस केस में वो उसके अलावा अलग एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, उससे ज्यादा उससे कम भी कर सकता है। वो देखेंगे क्या क्या केस आएंगे। अभी पहले फोटोन वाला है, फोटोन से एनर्जी वही लेगा जो गैप के इक्वल होगी, अदरवाइज वो उस फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो पहला क्वेश्चन, ए फोटोन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के नॉट इज इंसिडेंट ऑन हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। अब हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट से अगर किसी फोटोन को एब्जॉर्ब होना है तो कम से कम एनर्जी चाहिए 10.2, जा उसके अगली एनर्जी चाहिए 12.1, क्योंकि पहला गैप 10.2 का होता है, फिर 1 से 2 के बीच का गैप 10.2 का है, 1 से 3 के बीच का गैप 12.1 का है। 1 से 3 के बीच का गैप कितना है? 12.1 का। मैं इससे ज्यादा नहीं चल रहा हूं क्योंकि ऑप्शंस में यही है। देन द कोलिजन विल बी इलास्टिक ओनली। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इलास्टिक कोलिजन का मतलब है काइनेटिक एनर्जी सेम रहना। काइनेटिक एनर्जी सेम तब रहेगी जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज ना करे, इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट चेंज ना करे। अब इलेक्ट्रॉन अगर 10.2 एनर्जी या 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल एनर्जी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल एनर्जी या 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर ले, अगर वो एनर्जी उसके इक्वल हो, ओनली इक्वल हो, तभी वो ऊपर चला जाएगा और वहां पर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, तो कोलिजन इलास्टिक नहीं होगा। अब यहां पर के नॉट इक्वल टू वाली ऑप्शन है, तो इसका मतलब यहां तो स्टेट चेंज हो जाएगी। इधर देखो के नॉट यहां भी इक्वल टू है, तो इस केस में भी स्टेट चेंज हो जाएगी, क्योंकि इक्वल टू चेंज करेगा, ग्रेटर देन चेंज नहीं करेगा। इसमें इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये उसको एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, इस फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा, तो ये आंसर हो सकता है। अब ऐसे ही 10.2 से बड़ी 12.1 से छोटी, अब 10.2 से बड़ी 12.1 से छोटी, इसका मतलब इसके बीच की एनर्जी तो एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता, या तो 10.2 को एब्जॉर्ब करेगा या किसको एब्जॉर्ब करेगा बेटा? 12.1 को। तो कोलिजन इलास्टिक के इस केस में ये दो आंसर आ गए। ऑप्शंस में मैं कहीं इक्वल टू का साइन लगा दूं तो वो वाला आंसर हट जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उसी हिसाब से मैं आंसर बना सकता हूं। मैंने आपको कंसेप्ट के लिए सारा कुछ बताया। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? द इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम n1 टू n1 to n2 where n1 and n2 are the principal quantum number of two states. Assuming that Bohr model of atom to be valid, the time period of electron in initial state is 8 times that in the final state. ठीक है बेटा, टाइम पीरियड is inversely proportional to n cube. टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। इनवर्सली होता है, डायरेक्टली होता है, चेक कर लेते हैं बेटा। टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला था? 2 पाई आर बाई वी। आर था n स्क्वायर बाई जेड, v था z बाई n, तो ये था n क्यूब बाई जेड स्क्वायर। उल्टा लिख दिया बेटा मैं, ये आ गया n क्यूब बाई जेड स्क्वायर के टाइम पीरियड आपका इस पे प्रोपोर्शन होता है। तो अब यहां से देखना, बोल रहा है टाइम पीरियड इन फर्स्ट स्टेट is 8 times the time period in second state. Means n1 cube by z square should be 8 times n2 cube by z square. ये कैंसिल हो गया, यहां से आ गया n1 cube is equal to 8 times n2 cube. n1 will be equal to 2n. n1 will be equal to 2n2. अब आपका जो n1 है वो 2n2 के इक्वल आ गया। अब अगर n1 2n2 के इक्वल आ गया तो आपको ऑप्शंस चेक करनी है कि कौन कौन सी पॉसिबल है। अब n1 शुड बी 2n2, ये नहीं है पॉसिबल। n1 शुड बी 2n2, ये पॉसिबल है। ऑप्शन से आंसर निकलेगा, वहां से तो मैं n1 n2 की रेशियो ही निकाल पा रहा हूं सिर्फ। ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका आंसर आ गया बी आंसर। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पहले शायद जेई मेन में आया हुआ है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिटरमाइन द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम। डिटरमाइन द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट कैन एब्जॉर्ब। हाइड्रोजन एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में किस वेवलेंथ को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकता है? व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्मॉलर वेवलेंथ दैट वुड वर्क। अब बेटा इसने एब्जॉर्ब करना है मतलब लाइमन सीरीज की बात हो रही है, लाइमन सीरीज की बात हो रही है मैक्सिमम वेवलेंथ।
लाइमन सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब क्या है? मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी कब थी? ग्राउंड स्टेट में कम से कम कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपने ये निकाली भी है, लाइमन सीरीज में 1216 एंगस्ट्रॉम आती थी। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। वैसे निकालनी हो आपको वेवलेंथ, आप ऐसे लिखोगे 12400 बाई एनर्जी का गैप कितना बेटा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एंगस्ट्रॉम में आ गया आंसर। जब आप इसको सोल्व करोगे 1216 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है, अब उससे पूछा नेक्स्ट स्मॉलर वेवलेंथ। उसके बाद है नेक्स्ट स्मॉलर वेवलेंथ। अगर मैं नेक्स्ट स्मॉलर वेवलेंथ की बात करूं तो नेक्स्ट एनर्जी गैप जो होगा वो 10.2 के बाद ये जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ग्राउंड स्टेट में वो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 1 से 3 की ट्रांजिशन है, तो ये इतने एंगस्ट्रॉम आ गया। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, इतने एंगस्ट्रॉम आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, या तो एनर्जी से निकाल के वेवलेंथ निकाल लो, या लाइमन सीरीज की वो वेवलेंथ आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। अगले फोर्थ क्वेश्चन पे आता हूं। फाइंड द रेशियो ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फोर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। आयनाइजेशन एनर्जी इज गिवन बाय प्लस 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों? क्योंकि जब कुछ नहीं बोला हुआ हम मान के चलेंगे ग्राउंड स्टेट है तो ये है। हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 है, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए Z3 है। तो आप जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, तो ये आ गया बेटा 13.6 बाई 13.6 इंटू जेड हो गया बेटा कितना? यहां से जेड कितना हो गया? अब इसका Z3 है तो ये दिस इज 3 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/9 इज योर आंसर। 1/9 इसकी रेशो आ जाएगी। आपको यही रेशो कैलकुलेट करनी थी। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस एम्स प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, अब इनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज गिवन टू इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट। कौन से ऑर्बिट में बेटा? फोर्थ ऑर्बिट। अभी यहाँ एटम मेंशन नहीं है, आगे देखेंगे क्या आता है। फाइंड इट्स फाइनल एनर्जी व्हेन इट कम्स आउट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इससे मुझे ये बात पता लग गई कि बात हाइड्रोजन एटम की हो रही है। हाइड्रोजन एटम के फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होगी बेटा? -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये बच गया बेटा -13.6 बाई 60। जैसे ही मैंने इसको सिंप्लीफाई किया इट कम्स आउट टू बी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी टोटल एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो प्लस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए अगर हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। पर हमने दी कितनी है? 15। तो पक्का इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकल ही आया होगा क्योंकि कितनी एनर्जी चाहिए। तो इसका मतलब कितनी एनर्जी बच गई? वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 15 माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ए होगी। तो ए विल बी योर आंसर। आफ्टर लिविंग द हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन विल मूव विद 14.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन is the largest wavelength in UV region of hydrogen spectrum is 122 nanometer. ठीक है? The smallest wavelength in infrared region of hydrogen spectrum to the nearest integer is AIMS 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। कंसेप्ट देखते हैं। पहली बात है यूवी रीजन की बात कर रहा है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, तो यूवी रीजन का मतलब हो गया लाइमन सीरीज। ठीक है, फिर इंफ्रारेड की बात कर रहा है, इंफ्रारेड का मतलब हो गया बाल्मर नहीं है, उसके बाद कुछ भी हो सकती है, पास्चन भी हो सकती है, ब्रैकेट भी हो सकती है, और पीफंड भी हो सकती है, और हम्फ्री भी हो सकती है, कुछ भी सीरीज हो सकती है। अब वो क्या बोल रहा है? लाइमन सीरीज की लार्जेस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ लार्जेस्ट मतलब एनर्जी मिनिमम, एनर्जी मिनिमम मतलब 2 से 1 की ट्रांजिशन, 2 से 1 की ट्रांजिशन का मतलब क्या हो गया? 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। ये ट्रांजिशन हो गई और ये वेवलेंथ दी हुई है आपको 120 नैनोमीटर। एनी डाउट?
अब बोल रहे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इंफ्रारेड की मतलब एनर्जी का गैप सबसे ज्यादा, वेवलेंथ स्मॉलेस्ट है, गैप ज्यादा कब होगा, जब वो इन्फिनिटी से 3 आए, इन्फिनिटी से 4 आए, इन्फिनिटी से 5 आए। किस में ज्यादा होगा बेटा, इन्फिनिटी से 3 वाले में गैप ज्यादा है। तो इन्फिनिटी से 3 वाले में गैप ज्यादा है, वो वाला लैम्डा मुझे निकालना है। इट कम्स आउट टू बी r into 1 square 1/3 square minus 1/infinity का स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए इन्फिनिटी से 3 का गैप ज्यादा है, इन्फिनिटी से 4 का गैप और कम है। रीजन यानी इन्फिनिटी पे एनर्जी 0 है, तो इसका मतलब माइनस वाली एनर्जी हो जाएगी। थर्ड ऑर्बिट में जो भी एनर्जी होगी उसकी नेगेटिव करूंगा वो पॉजिटिव हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी तो वो एनर्जी सबसे ज्यादा है। फोर्थ में एनर्जी पॉजिटिव वाली और भी कम है। अब आप इनको डिवाइड कर दो, जैसे डिवाइड करोगे लैम्डा बाय 122 इज इक्वल टू आर, आर कैंसिल, दिस इज 1 minus 1/4 by 1/9, दिस इज 3/4, ऊपर आ गया बेटा 9, दिस इज 27/4। तो यहां से आपने सोल्व किया तो ये आ गया 122 into 27/4। क्लियर है यहां तक? तो जैसे आप इसको सोल्व करोगे, 2 पे गया 2, 2 6 12 61, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 30.5 into 27, 27 into 30, दिस इज 810 प्लस दिस इज 13.5, सिंप्लीफाई करूंगा 823.5 नैनोमीटर मेरा आंसर आ रहा है। उसने पूछा है नियरेस्ट इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर इज 823 नैनोमीटर, दिस विल बी योर आंसर। ये आपको ऐसे करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप से आपको सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कि यूवी रीजन वाली हाइड्रोजन एटम में किस में आती थी, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज विजिबल में होती थी। उसके बाद वाली सारी सीरीज की वेवलेंथ किस में आती थी बेटा, इंफ्रारेड में। अब मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ या स्मॉलर वेवलेंथ, लार्जर वेवलेंथ को एनर्जी से कंपेयर करके एनर्जी गैप देखकर आपको ये क्वेश्चन ऐसे करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इन ए हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल विद क्वांटम नंबर n टू अनदर विद क्वांटम नंबर n-1। हाइड्रोजन एटम ट्रांजिशन कर रहा है n से n-1 में ट्रांजिशन कर रहा है। एक ट्रांजिशन की, यहां से एक फोटोन निकला, उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू ले ली, आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है किसके प्रोपोर्शन होगी। अब आप बड़े ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसी क्या आएगी बेटा, एनर्जी का गैप बाय h, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपको याद हो तो फ्रीक्वेंसी होती थी RC, फ्रीक्वेंसी होती थी RC 1/n स्क्वायर माइनस 1/n-1 स्क्वायर। उल्टा लिख गया, ये प्लस ये 1/n-1 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ये आपकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाएगा। हम ये पहले देख चुके हैं। तो यहां से जैसे मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगा, ये बन गया RC n स्क्वायर इंटू n-1 स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस n-1 का स्क्वायर। क्लियर है बेटा? जैसे मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, इट बिकम्स RC 2n-1 by n स्क्वायर इंटू n-1 स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि n इज मच 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 ग्रेटर देन 1। अगर आपका n 1 से बहुत बड़ा है, अगर n 1 से बहुत बड़ा है तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी RC इंटू 2n by n square into n square. This is RC into 2n by n4, n4 से गया 3, तो यहां से आ गया फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एम्स में भी आया हुआ है, प्रीवियस ईयर 2018 का क्वेश्चन है, नीट में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, जेई मेन में भी पहले ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये आपका आंसर आ गया, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आपको ध्यान रखना है ट्रांजिशन से फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला होता था, वो आपको देखना पड़ेगा। उस हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन को ट्राई किया है। इस क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, nu1 is the frequency of series limit of Lyman series. nu2 is the frequency of first line of Lyman series. nu3 is the frequency of series limit of Balmer series. बेटा बड़े ध्यान से देखना, ये n1 मान लिया, यहाँ पे n2 ले लिया, यहाँ पर मैंने n3 ले लिया
और लास्ट में यहां पर कहीं ऊपर जहां पे मैंने n इंफिनिटी लिया है, ये आपको ध्यान रखा है। n इंफिनिटी का मतलब है वहां पर एनर्जी जीरो है। n इंफिनिटी का क्या मतलब है, वहां पर आपके पास एनर्जी कितनी है बेटा, जीरो है। आपके पास एनर्जी वहां पर जीरो है, यहां मैंने n इंफिनिटी ले लिया। अब वो क्या बोल रहा है, न्यू वन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज। सीरीज लिमिट का मतलब है इंफिनिटी से, लाइमन सीरीज का मतलब है 1 तक, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू वन है। न्यू टू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ये हो गई बेटा फर्स्ट लाइन की न्यू टू हो गई। एंड न्यू थ्री इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज की सीरीज लिमिट का मतलब है इंफिनिटी से 2 तक का, ये न्यू थ्री हो गई। एनी डाउट? आप मान लो ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, और ये तो जीरो होता ही है, हमें पता ही है। कोई डाउट? वो एनर्जी तो जीरो होती है, आपको पता है। अब आप देखो बेटा, E1 जो गैप है, दैट E1 इज इक्वल टू h न्यू वन। एनी डाउट? E1 इज इक्वल टू h न्यू वन। बोलो बेटा, क्लियर है? इससे इसका गैप h न्यू वन, यहां से यहां का गैप दैट इज E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h न्यू टू। ये देखो ना, यहां से यहां तक का गैप ये हो गया E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। अभी मैंने क्या किया था, E1 माइनस जीरो इज h न्यू वन, अब कर दिया E1 माइनस E2 इज इक्वल टू h न्यू टू। अब यहां पे आ जाओ, E2 माइनस जीरो इज इक्वल टू h न्यू थ्री। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूं, इनको ऐड कर देता हूं, इन दोनों को। E2 E2 कट गया, यहां से आ गया E1 इज इक्वल टू h न्यू वन, h न्यू टू प्लस h न्यू थ्री ऑन द सेम लाइन। This is equal to h nu 1. H cancel. What is nu 1? Nu 1 is equal to nu 2 plus nu 3. This will be your result. और ये ऐसा कोई रिजल्ट है, nu 1 equal to nu 2 plus nu 3, ये आपका रिजल्ट आ गया, जिसको आपको ऐसे ध्यान रखना है। अब अगर मैं इसको दूसरे मेथड से करूं, ऐसे लेवल्स ना बनाकर करूं, अब वो वाला मेथड समझ लो आप क्या है। सीरीज लिमिट का मतलब है ट्रांजिशन इन्फिनिटी से है। ट्रांजिशन इन्फिनिटी से है तो ये हो गया बेटा आर सी 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी, तो न्यू 1 इज इक्वल टू आर सी। न्यू 2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। फर्स्ट लाइन का मतलब है 2 से 1 की ट्रांजिशन है, तो न्यू 2 इज इक्वल टू आर सी 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर सी इंटू 1 माइनस 1/4, दिस इज 3/4। ये आपका सेकेंड रिजल्ट आ गया। एंड न्यू 3 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज की सीरीज लिमिट का मतलब है, अब अगर आपको न्यू 3 निकालना है तो आप लिखोगे आर सी 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर, दिस इज आर सी बाई 4। ये आपका आ गया बेटा थर्ड रिजल्ट। अब आपको इनमें रिलेशन निकालना है। अगर आप न्यू 1 माइनस न्यू 2 कर दो, आप यहां से न्यू 1 माइनस न्यू 2 करो, अगर आप न्यू 1 माइनस न्यू 2 करते हो तो क्या आ गया बेटा, आर सी माइनस 3/4 आर सी, तो न्यू 1 माइनस न्यू 2 इज इक्वल टू आर सी बाई 4। और बेटा ये किसके इक्वल है, न्यू 3 के, तो न्यू 1 माइनस न्यू 2 इज इक्वल टू न्यू 3। दिस इज आवर रिजल्ट। और ये रिजल्ट डायरेक्टली इस मेथड से बिल्कुल मैच कर रहा है। इससे फिर आपको यहाँ एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ये दो मेथड हैं जिस टाइप से आप ये दो क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। एम्स 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन वेवलेंथ की टर्म में अगर पूछ लेता, फ्रीक्वेंसी होती है c बाय लैम्डा, तो आप लिखते 1/λ1 इज इक्वल टू 1/λ2 प्लस 1/λ3। तो यहाँ से आपका जो λ1 आ जाता वो आता λ2 λ3 बाय λ2 प्लस λ3। दिस इज आवर रिजल्ट। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपको ऐसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्स 2018 में आया हुआ। इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट to higher energy state and its orbital velocity is reduced to 1/3. Its orbital velocity is reduced to 1/3 of its initial value. The radius of the orbit in the ground state is r. Find the radius of the orbit in higher energy state. अब हाइड्रोजन एटम में बात करूं, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। अब बेटा आप देखो 1/3 हो गई, मतलब n3 है, मतलब जो ट्रांजिशन हुई वो 1 से 3 में हुई।
एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, तो 1 से 3 में हुई। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में रेडियस r थी तो थर्ड ऑर्बिट में रेडियस क्या होगी, r इंटू 3 स्क्वायर बाय z, दिस इज 9r, तो 9r विल बी योर आंसर बिकॉज रेडियस इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z, और हाइड्रोजन एटम है तो ये इसका आंसर आ गया। एम्स 2018 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आता हूं। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 वोल्ट, मतलब अभी हाइड्रोजन एटम अपनी ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा हूं मैं। हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फोटोन एनर्जी 12.1। बेटा ये n1 होता है, यहां n2 होता है, यहां n3 होता है, ये वाला गैप 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। ठीक है, मतलब अब जो ट्रांजिशन एमिशन स्पेक्ट्रम में पूछा है, स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड, मतलब एमिशन स्पेक्ट्रम में अब जो ट्रांजिशन हो रही है वो 3 और 1 के बीच में हो रही है, तो वो 3 से 2 हो सकती है, 3 से 1 हो सकती है, 2 से 1 हो सकती है। क्लियर है? तो कितनी लाइनें निकल रही है बेटा, टोटल 3 लाइनें निकल रही हैं, ये आंसर आ गया। वैसे नहीं देखना हो, आपको याद हो हमने पढ़ा हुआ n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 by 2 is our answer. तो n2 minus n1 in this case is 2 into 2 plus 1 3 by 2, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरा आंसर कितना आ गया बेटा 3। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस emitted by hydrogen atom will be 3। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अबव 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इंफिनिटी पे, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो एटम को क्या कर दिया उसने बेटा, आयनाइज कर दिया। एम्स 2015 प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब कुछ नीट प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज एंड द लास्ट लाइन ऑफ लाइमर सीरीज। लास्ट लाइन का मतलब है इंफिनिटी से वहां तक की, लाइमन सीरीज में जो ट्रांजिशन होगी या बाल्मर सीरीज में जो ट्रांजिशन होगी वो इंफिनिटी से 2 होगी, और इसके लिए जो ट्रांजिशन होगी वो इंफिनिटी से 1। लास्ट लाइन का मतलब है इंफिनिटी से ट्रांजिशन, इंफिनिटी से 2 होगी, इंफिनिटी से 1 होगी, तो ये हो गया बेटा 1 by lambda 1 इज इक्वल टू r इंटू 1 by 4, और इधर हो गया 1 by lambda 2 इज इक्वल टू r इंटू 1, 1 का स्क्वायर दैट इज 1। अब अगर मैं डिवाइड कर दूं तो डिवाइड करने पे मेरा लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 आया, दिस इज इक्वल टू 1 by 4। इसने तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 पूछा है, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज 4 आ गया बेटा, तो 4 आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन और भी अच्छा हो जाता है अगर एक ऑप्शन 0.25 दी होती, फिर आप 1/4 को 0.25 भी मान सकते थे, फिर गलती होने के ज्यादा चांस हो जाते। अब यहाँ वेवलेंथ की रेशो, जो वेवलेंथ की रेशो आ रही है वो 4 ही आ रही है, और 4 से मिलती जुलती एक ही ऑप्शन है 4 या 1/4 से मिलती जुलती, इसलिए वो आपका आंसर हो जाएगा। नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, इफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट इट एमिट्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, तो 1 by lambda इज इक्वल टू r। थर्ड ऑर्बिट से कहां आ रहा है बेटा, सेकंड ऑर्बिट में, दैट इज 1/4 माइनस 1/9, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, तो ये हो गया 5/36, तो लैम्डा आ गया 36/5। अब अगर इसी में कह रहा फोर्थ से थर्ड ऑर्बिट में, मान लो वो लैम्डा 1 आ गया दैट इज r, फोर्थ से थर्ड ऑर्बिट दैट इज 9 माइनस 60, तो यहां से आपका लैम्डा 1 कितना आ गया 144/7 r। क्लियर है? एलसीएम लेकर मैंने सिंपलीफाई करके लैम्डा और लैम्डा 1 निकाल लिए। उसने क्वेश्चन में पूछा है आपको कोरस्पोंडिंग वेवलेंथ निकालनी है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, आप डिवाइड कर दो लैम्डा 1 बाय लैम्डा, दिस इज 144/7 डिवाइड बाय 36/5, 36 पे गया 4 पे, ऊपर गया 20/7 इज द आंसर, 20/7 सी ऑप्शन। तो ये आपका बेटा आंसर आ गया, लैम्डा 1 विल बी इक्वल टू 20/7 r। ये आपका आंसर बन जाएगा, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं इस पे, गिवन दैट द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट इज
10 to the power 7 meter inverse. The wave number of last line of Balmer series. Wave number का मतलब न्यू बार. This is 1 by lambda and last line of Balmer series का मतलब हो गया बेटा 1 by 4. 1 by 2 का स्क्वायर. Balmer series इन्फिनिटी से 2. लास्ट लाइन का मतलब 1 by 4. तो वेव नंबर इज r by 4. r by 4 मतलब 1 by 4 into r. 1 by 4 का मतलब 0.25 और r की वैल्यू आपको दी हुई है बेटा 10 to the power 7 मीटर इनवर्स. 0.25 into 10 to the power 7 मीटर इनवर्स इज योर आंसर. ये नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है. अब अगला नीट 2014 में जो आया हुआ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं. वो क्वेश्चन देखना, बड़े ध्यान से समझना है. हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ 975 एंगस्ट्रॉम. सबसे पहले मैं एनर्जी निकालूंगा. एनर्जी होगी बेटा hc बाय लैम्डा. दिस इज 12400 बाय 975 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हाउ द क्लियर है? जब आप इसको सोल्व करोगे ये बनेगा बेटा 1000 है ना. नीचे अगर 1000 होता तो 12.4 बनता. अब ये 12.4 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा. जब आप निकालोगे वो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी. कैलकुलेशन आप करके देख सकते हो, एग्जैक्ट ये रिजल्ट आएगा. इसने ग्राउंड स्टेट में इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया. अब आप देखो ये N1, ये N2, यहां N3 और यहां N4. यहाँ एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हाइड्रोजन एटम में हम ऑलरेडी ये चीजें पढ़ चुके हैं. अब आप ये वाला जब गैप देखोगे, दिस गैप इज 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये 10.2 था, ये 12.1 था, अगला 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. इसका मतलब पक्का है ये एब्जॉर्प्शन के बाद ये 1 से कहां पर पहुंच गया, 4 पे. ये एब्जॉर्ब करके पहुंचा है. जब वापिस आएगा एमिशन स्पेक्ट्रम करेगा. एमिशन जो होगा वो N4 से N1 के बीच में ऑल पॉसिबल वेवलेंथ निकालेगा, क्योंकि उसने तो एमिशन स्पेक्ट्रम एमिटेड में पूछा है बेटा. अब व्हाट इज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था. इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं. दिस इज N2 minus N1 into N2 minus N1 plus 1 by 2. 4 minus 1 3 into 4 by 2. Answer is 6. Number of spectral lines emitted is 6. This will be your answer. ये आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक इज रिकॉइल ऑफ एटम. रिकॉइल ऑफ एटम का क्या मतलब है बेटा? आप एक बात समझो. अगर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में ट्रांजिशन कर रहा है सपोज 4 से 2 N4 से 2, तो वो एक फोटोन बाहर निकाल रहा है. जब वो एक फोटोन को बाहर निकाल रहा है, ये फोटोन आपका बाहर निकल रहा है, तो उस फोटोन के पास कुछ ना कुछ मोमेंटम है. मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज गिवन बाय h by लैम्डा. अब अगर फोटोन का कुछ ना कुछ मोमेंटम है, तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए हाइड्रोजन एटम भी रिकॉइल करेगा उतने ही मोमेंटम के साथ. एंड दैट कंसेप्ट इज नोन एज रिकॉइल ऑफ एटम. मैंने ये कहा कि अगर ये एक N1 लेवल है, एक N2 लेवल है, एंड N1 इज ग्रेटर देन N2, और एक ट्रांजिशन यहाँ पे हुई और यहाँ पे एक फोटो निकला लैम्डा वेवलेंथ का. कितनी वेवलेंथ का बेटा? लैम्डा वेवलेंथ का. अब अगर लैम्डा वेवलेंथ का फोटो निकला, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम 0 था, क्योंकि हाइड्रोजन एटम हमने ग्राउंड स्टेट पे माना, रेस्ट पे माना. इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हाइड्रोजन एटम रेस्ट पे माना. अब फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम मस्ट बी 0 फॉर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम 0 होने का मतलब क्या है? मोमेंटम ऑफ फोटोन प्लस मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम हो या कोई हाइड्रोजन लाइक एटम हो, दिस शुड बी 0. फोटोन का मोमेंटम आ गया बेटा. इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन एटम का मोमेंटम
फोटोन के मोमेंटम से अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन एटम रिकॉइल करेगा। अब हमें पता है फोटोन का मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं, दिस इज h बाई लैम्डा। इस फोटोन के मोमेंटम की वैल्यू मैं h बाई लैम्डा लिख सकता हूँ, और इसको लिख सकता हूँ h 1 बाई लैम्डा इज r जेड स्केयर। हाइड्रोजन एटम ना हो, हाइड्रोजन लाइक एटम होगा तो जेड स्केयर इंटू 1 बाई n2 स्केयर माइनस 1 बाई n1 स्केयर। ये आपका फोटोन का मोमेंटम आ गया। वेवलेंथ आप यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, या मैंने आप वैल्यू पुट करके लिख दी 1 बाई लैम्डा का फॉर्मूले से। तो अब बेटा हाइड्रोजन एटम के मोमेंटम की मैग्नीट्यूड कितनी आएगी, वो h बाई लैम्डा ही आएगी, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एच आर जेड स्केयर 1 बाई n2 स्केयर माइनस 1 बाई n1 स्केयर, जहाँ पे आपको ध्यान रखना है n1 इज ग्रेटर देन n2। अब अगर मुझे यहां से रिकॉइल वेलोसिटी देखनी हो हाइड्रोजन एटम की या हाइड्रोजन लाइक एटम की, तो मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आ जाएगी h बाई लैम्डा इनटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम। लैम्डा निकालने के लिए 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूं। यहां से मोमेंटम ऐसे निकालना है, वेलोसिटी ऐसे निकालनी है। अब रिकॉइल एनर्जी अगर पूछ लूं, रिकॉइल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी मतलब किस एनर्जी से वापस गया, वो होगा मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2 टाइम मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो क्या बना बेटा h स्क्वायर बाय 2 लैम्डा स्क्वायर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। आप यहां से रिकॉइल एनर्जी भी निकाल सकते हो। ये वो एनर्जी है जिस एनर्जी से हाइड्रोजन एटम रिकॉइल करेगा, वापिस जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इस केस में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो रहा, एप्लीकेबल हुआ, और एनर्जी हमने फोटोन के पास भी आई और हाइड्रोजन एटम इससे रिकॉइल कर गया। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और जेईई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों में बहुत ज्यादा चांस हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन आने के। टेस्ट सीरीज में कहीं की भी टेस्ट सीरीज आप करो, उस टेस्ट सीरीज में भी आपको इस पे बेस्ड जरूर से जरूर क्वेश्चन मिलेंगे। कई बार लैम्डा आपको अलग से निकालना पड़ता है, और लैम्डा निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा दैट इज आर जेड स्क्वायर 1 बाई n2 स्क्वायर माइनस 1 बाई n1 स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन एटम है तो Z1 है, अदरवाइज Z हाइड्रोजन एटम है तो Z1 है, अगर हाइड्रोजन लाइक कोई और एटम है तो उसका Z आप अलग से लिखोगे। अगला क्वेश्चन है इन हीलियम एटम, हीलियम प्लस आयन नहीं है, हीलियम एटम, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज x नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हीलियम एटम। अब देख लेते हैं बेटा। अभी मैं देखो हाइड्रोजन लाइक एटम वाले फॉर्मूले बोर मॉडल ऑफ एटम नहीं लगा सकता, क्योंकि बोर मॉडल ऑफ एटम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन एटम। ये 1 इलेक्ट्रॉन एटम नहीं है, इसमें मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए x नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले इलेक्ट्रॉन के बाद अब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बच गया, वो अब हीलियम प्लस बन गया। अब मैं बोर मॉडल ऑफ